मासी, पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। हेलो। हेलो बेटा, जरा तेज बोलो, तुम्हारी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। मासी, मेरी शादी हो रही है। इस बार नायरा बोलते बोलते रो पड़ी। क्या शादी हो रही है? मगर नायरा, तुमने तो अभी अभी एमबीए में एडमिशन लिया है, फिर ये कोर्स के बीच में शादी कहाँ से आ गई? अब राधिका भी दुख के साथ साथ गुस्से से भर चुकी थी। नायरा, दीदी कहाँ है? मेरी बात करा उनसे। हेलो। हाँ राधिका, तू घर आ जा, फिर मैं तुझे सारी बात बताऊंगी। ऐसे फ़ोन पर तू समझ नहीं पाएगी। राधिका फ़ोन डिस्कनेक्ट कर चुकी थी। मासी, आप आ गईं, अब आप ही कुछ करो। मम्मा को समझाइए कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ। नायरा अपनी राधिका मासी के गले से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। राधिका ने नायरा की माँ तथा अपनी बड़ी बहन अनुपमा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे कुछ भी सुनने और समझने को तैयार ही नहीं थी। कभी वो लड़के वालों के खानदानी रही सोने का बखान करती, तो कभी लड़के की अच्छी सैलरी और उसके ऊंचे पद का हवाला देती। इस तरह सुबह से शाम हो गई और इन दोनों बहनों के बीच इस बातचीत ने न जाने कितनी बार तो बहस का रूप भी धारण किया। मगर नायरा की मां अनुपमा आज खुद के द्वारा उसका भला करने की धुन में इतनी बहक चुकी थी कि उसे अब अपनी बेटी की भलाई के लिए अपने अलावा किसी और के द्वारा कही गई कोई और बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। और इस अंधी ममता के हाथों वो अपनी ही बेटी की खुशियों का कत्ल कर देने जा रही थी। इसका उसे जरा सा भी इल्म नहीं था। शाम को जब नायरा के पापा ऑफिस से घर वापस आए, तो राधिका की उम्मीद की लौ उसकी दीदी की ओर से दिशा बदलकर उसके जीजाजी यानी कि अनुपमा के पति की ओर मुड़ गई। मगर यहाँ भी उसके हाथ खाली ही रहे। अब राधिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी दीदी और जीजाजी की आंखों पर बंधी हुई अच्छे खानदान तथा अच्छे लड़के की पट्टी को कैसे हटाए। और उससे भी बड़ी बात, उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि उसके अपने आज उसके साथ बीते हुए बुरे अनुभव के बाद भी वही गलती आज कैसे दोहराने जा रहे थे। आज की इस घटना ने राधिका को एक बार फिर से अपने अतीत की परछाइयां नापने पर मजबूर कर दिया था। थैंक यू पापा, राधिका ने अपनी पॉकेट मनी लेते हुए अपने पापा से कहा। पापा, मुझे शादी के बाद पॉकेट मनी कौन देगा? अपनी शादी की बातों को आजकल जोरों शोरों से सुन रही राधिका ने अपने पापा से पूछा। तेरा पति, राधिका के पापा ने उत्तर दिया। और अगर उसने नहीं दी तो? राधिका के इस प्रश्न पर उसकी मम्मी बोली, देगा क्यों नहीं भला, बिल्कुल देगा। और फिर राधिका मुस्कुराती हुई अपनी सहेली प्रार्थना के घर चली गई। अगले दिन राधिका का इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने वाला था। उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो बस दिल ही दिल में ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं मम्मी, राधिका ने घबराहट भरे स्वर में अपनी मम्मी से कहा। इसमें डरने की क्या बात है बेटा? और फिर तेरे तो सारे पर्चे बहुत अच्छे हुए हैं ना, समझाने वाले लहजे में राधिका की मम्मी ने कहा। तभी राधिका की दीदी का फ़ोन आ जाता है, जिनकी शादी दिल्ली में हुई थी। उन्होंने अपने पति यानी कि राधिका के जीजाजी को राधिका को रोल नंबर पहले से ही दिया हुआ था, तो उन्होंने नेट पर रिजल्ट देख लिया था। राधिका फर्स्ट डिवीज़न में पास हुई थी और उसकी परसेंटेज भी बहुत अच्छी थी। 5 सब्जेक्ट में तो उसकी डिक्टेंशन भी थी। घर में हर तरफ खुशी की लहर थी। राधिका के सभी रिश्तेदारों के फ़ोन आने लग गए थे। मोहल्ले पड़ोस के लोग भी उत्सुकता से रिजल्ट पूछ रहे थे। सभी को पता था कि राधिका एक मेधावी छात्रा है और इसलिए सबको पहले से ही उससे बहुत उम्मीदें थीं। राधिका बहुत खुश थी। अगले दिन वो अपनी सहेलियों के साथ उन्हें ट्रीट देने रेस्टोरेंट भी गई। जब वो रेस्टोरेंट से लौटी तो उसके पापा को उसने बहुत ध्यान से देखते हुए पाया, जिस पर उसने अपने पापा से पूछा कि वो ऐसे क्या देख रहे हैं। राधिका की इस बात को सुनकर उसके पापा की आंखों में छलछलाए हुए आंसुओं को छलकने का मौका मिल गया। अपने पापा को रोता हुआ देखकर वो उनके पास पहुंच गई और उनके रोने का कारण पूछने लगी।
फिर उसने उन्हें चुप कराने की कोशिश करने के साथ ही अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई। रसोई घर में काम करती हुई राधिका की मम्मी राधिका के पापा के रोने की इस बात सुनकर दौड़ कर आईं। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने राधिका के पापा से जब रोने का कारण पूछा तो वो बस इतना ही बोले कि राधिका अब बड़ी हो गई है। अब राधिका की मम्मी ने राधिका को रसोई में गैस चूल्हा बंद करने के लिए भेज दिया। फिर राधिका के पापा के गालों पर लुढ़कते हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, बिटिया को बड़े होते कहाँ समय लगता है राधिका के पापा। राधिका की मम्मी की इस बात को सुनकर राधिका के पापा और भी ज़्यादा रोने लगे। तब तक राधिका भी वहाँ आ गई। अब माँ, बेटी और पिता तीनों की ही आंखें नम थी। राधिका के पापा रोते ही जा रहे थे और वो राधिका व उसकी मम्मी द्वारा चुप कराए जाने पर भी चुप नहीं हो रहे थे कि तभी उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर राधिका दौड़कर रसोई घर की ओर भागी और उसने एक कप दूध अपने पापा को लाकर दिया, जिसे पीने के बाद उन्हें कुछ आराम मिला। दरअसल राधिका के पापा यानी कि विनोद बाबू को शुगर की बीमारी थी, जिसके कारण उनका स्तर कम होने से अक्सर उन्हें चक्कर आ जाया करते थे। इसके अलावा उन्हें बीपी की भी समस्या थी। शायद यही कारण था कि वो राधिका की शादी अब जल्द से जल्द कर देना चाहते थे। राधिका के पापा के चुप हो जाने के बाद राधिका ने कहा कि वो अभी शादी नहीं करेगी और अपने पापा को इतनी जल्दी अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। राधिका ने कहा, मम्मी मैं शादी करके चली गई तो फिर पापा का ख्याल कौन रखेगा। फालतू बात मत कर राधिका, मैं कहाँ मरी जा रही हूँ, और जैसे तू ही सारा ध्यान रखती है अभी इनका। सुरेश भाई साहब ने बहुत अच्छा रिश्ता बताया है और मैं तो इसे इतनी आसानी से अपने हाथों से नहीं जाने देने वाली। इतना कहकर मुंह सिकोड़ती हुई राधिका की मम्मी रसोई घर में वापस चली गई। अब तक राधिका और उसके पापा दोनों ही ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे कि राधिका की मम्मी यानी कि शीतल जी के सामने अब किसी की नहीं चलने वाली। अगले 2-3 दिनों के अंदर ही सुरेश, जो कि शीतल जी के मुंह बोले भाई थे, उन्होंने लड़के वालों से बात करके अगले हफ्ते राधिका को देखने का प्रोग्राम बनवा लिया। राधिका ने हालांकि अपनी शादी का कोई खास विरोध तो नहीं किया, पर उसने अपनी माँ से लड़के वालों से उसके आगे पढ़ने की बात करने के लिए ज़रूर कहा, जिस पर राधिका की मम्मी तैयार भी हो गई। इसके बाद वो दिन भी आया जब लड़के वाले राधिका को देखने आए। लड़का सरकारी नौकरी में था और उसके पिताजी एक छोटी सी परचून की दुकान थी। उसकी माँ एक गृहिणी थी और इसके अलावा उसकी एक तलाकशुदा बहन थी, जिसकी एक बच्ची भी थी। उसके बड़े भैया और भाभी भी थे। सब एक साथ इसी घर में रहते थे। पीले रंग की हल्के सितारों की साड़ी पहने हुए और हाथ में चाय की ट्रे लेकर कमरे में आती हुई राधिका की सुंदरता को देखकर लड़के वालों का परिवार बहुत ही प्रभावित हो गया। इसके बाद बात आई लेन देन की, जिस पर लड़के की माँ ने अपनी कोई भी डिमांड ना होने की बात कहने के साथ ही साथ अपने बेटे की सरकारी नौकरी का इशारा भी दे दिया। लड़का नौकरी के साथ ही साथ देखने में भी बहुत ही अच्छा था और उसकी बातचीत का ढंग भी विनोद बाबू और शीतल जी को अच्छा खासा प्रभावित कर गया। विनोद बाबू ने कई बार लड़के के पिताजी से उनकी डिमांड जाननी चाहिए, पर हर बार वो बस लड़की हमें सुशील और सुंदर मिल जाए, फिर और हमें क्या चाहिए का ही राग अलापते रहे। तभी लड़की की बहन ने 2-4 उदाहरण पेश करके विनोद बाबू को इशारा किया कि इतने लाख की पार्टी तो कई आ रही हैं। इसके बाद लड़के की माँ ने जब शीतल जी से पूछा कि फिर भी बहन जी कुछ कैश का अंदाजा तो बताती, तो लड़के की माँ ने साफ साफ कह दिया कि हमारी लड़की ने बता तो दिया। जिस पर एक बार फिर से खीसे निपोड़ते हुए लड़के का बाप बोला, हमें तो लड़की सुशील और सुंदर मिल जाए, फिर और हमें क्या चाहिए। अब लड़का और लड़की के अकेले में बात करने की बारी आई, जिस पर लड़के की बहन भी लड़के के साथ ही रही। लड़के ने राधिका से कुछ नहीं पूछा, बल्कि उसने अपनी बहन से कह दिया कि दीदी आपको जो पूछना हो पूछ लीजिए। हालांकि राधिका को ये बात बहुत अजीब लगी, पर वो कुछ बोल नहीं सकती थी। चुपचाप वो उस लड़के की बहन के ऊट पटांग प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही सहजता के साथ देती रही।
अब राधिका ने अपने आगे पढ़ने की इच्छा जताई, जिस पर लड़के की बहन मुंह बिचकाने लगी और वो कुछ कहती उससे पहले ही वो लड़का बोल पड़ा कि ये तो बहुत अच्छी बात है और वो भी पढ़ाई का बहुत बड़ा समर्थक है। राधिका को उस लड़के के विचार बहुत अच्छे लगे और पहली बार अपने जीवन में किसी पुरुष के आने की आहट ने उसके दिल को जोर जोर से धड़काने का काम भी किया। राधिका का रिश्ता तय हो चुका था और वो अपने भावी भविष्य के सुनहरे सपने बुनने में व्यस्त रहने लगी। फिर एक दिन अचानक राधिका की होने वाली ननद उसके घर पर आई और उसने राधिका को एक डिब्बा दिया, जिसे कि वो अपने भैया का भेजा हुआ तोहफा बता रही थी। जब राधिका ने अपनी ननद के जाने के बाद वो डब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक मोबाइल फ़ोन निकला और फिर उस पर कॉल भी आ गई। रिसीव करने पर पता चला कि ये कॉल राधिका के होने वाले पति सौरभ की थी। राधिका ने जब सौरभ से कहा कि वो उससे फ़ोन पर बातें करना चाहता है, तो राधिका ने उसे ये कहकर साफ मना कर दिया कि वो अपने मम्मी पापा की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं करेगी। इस बात पर सौरभ ने राधिका से उसकी मम्मी से उनकी बात करवाने के लिए कहा और फिर जब राधिका ने फ़ोन अपनी मम्मी को दिया तो सौरभ ने बड़ी ही सहजता और अदब के साथ राधिका की मम्मी से राधिका से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त ले ली। सौरभ की इस बात पर तो अब जैसे राधिका की मम्मी पूरी तरह से रीझ चुकी थी। वो अब सौरभ को बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़कों की श्रेणी में गिन रही थी। फिर कभी कभी सौरभ के फ़ोन राधिका के पास आने लगे और फिर धीरे धीरे ये सिलसिला रोजाना में परिवर्तित हो गया। समय गुजरता गया और फिर इन दोनों की सगाई का समय भी आ गया। जब सगाई समारोह के लिए मेहमानों की लिस्ट बनाई गई तो कुल मेहमान 100 जोड़े गए, जिसमें से 50 राधिका की तरफ से थे तो 50 सौरभ की तरफ से। पर फिर सौरभ की मम्मी के एक फ़ोन पर यह लिस्ट 30 और 70 में बदल गई। दरअसल होटल में प्लेट सिस्टम होने के कारण मेहमानों को गिनकर ही बुलाया जा रहा था और फिर जो होटल सौरभ के घर वालों ने चुना था वहाँ की प्लेट भी काफ़ी महंगी थी। सगाई का सारा खर्च राधिका के पापा ही कर रहे थे। इसके बाद कभी सौरभ का कोई दोस्त बढ़ जाता तो कभी उसकी बहन की सहेलियाँ, तो कभी उसकी मम्मी के मायके वाले, और इस तरह मेहमानों की लिस्ट का बंटवारा 14, 15 और 85, 86 पर आकर रुका। इस तरह से राधिका के घर वाले अपने बेहद खास लोगों को ही सगाई में बुला पाए, बल्कि बहुत से खास भी रह गए। यहाँ तक कि राधिका चाहकर भी अपनी किसी एक सहेली तक को नहीं बुला पाई। सगाई में पीच कलर का लहंगा और बहुत ही हल्के से मेकअप में 19 साल की राधिका का रूप बहुत ही निखर कर आ रहा था। वहीं सौरभ भी शेरवानी में राधिका से कुछ कम नहीं लग रहा था। सगाई का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ, पर न जाने क्यों सौरभ की माँ और बहन का मुंह पूरे कार्यक्रम के दौरान बना ही रहा, जबकि विनोद बाबू के इंतजाम की तारीफ वहां मौजूद हर एक शख्स कर रहा था, फिर वो चाहे किसी भी पक्ष का क्यों ना हो। सौरभ की माँ ने अपनी बात पर हर जगह बदली। वो रिश्तेदारों को दी जाने वाली भेंटों की रकम हर जगह राधिका की मम्मी से दोगुनी करके दिलवा रही थी, पर राधिका की मम्मी ने हर जगह चुपचाप उनकी बात मानी, मगर फिर भी वो किसी एक जगह पर भी मुस्कुराते हुए या खुश नहीं दिखाई दी। सगाई के बाद जब राधिका की फ़ोन पर सौरभ से बात हुई तो उसने बस सौरभ से उसकी माँ की नाराज़गी का कारण भर पूछ लिया, जिस पर उन दोनों के बीच बहस हो गई, जिसने झगड़े का रूप लेने में जरा सी भी देर नहीं लगाई। अगले 2 दिन तक सौरभ का कोई फ़ोन नहीं आया और न ही राधिका ने अपनी तरफ से उसे कोई फ़ोन किया। बेटा राधिका, जरा सौरभ जी से बात करके उनकी कपड़ों की पसंद तो पूछना, कहती हुई शीतल जी मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। शीतल जी की इस बात पर राधिका ने जवाब में अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसने उन्हें अपनी और सौरभ के बीच हुई बहस के बारे में कुछ नहीं बताया और न ही अपनी बातचीत बंद होने के बारे में। शायद इन सब बातों को बताकर वो अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। शाम तक इंतजार करने के बाद राधिका ने सौरभ को फ़ोन किया, मगर सौरभ ने राधिका का फ़ोन नहीं उठाया। राधिका दूसरी बार फ़ोन मिलाने की सोच ही रही थी कि तभी सौरभ का फ़ोन आ गया और उसने राधिका से बिल्कुल इस तरह से बात की
जैसे कि उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। राधिका ने कपड़ों के रंग और डिजाइन के बारे में सौरभ की पसंद और नापसंद की जानकारी ली और फिर कुछ इधर उधर की बातों के बाद उन दोनों ने फ़ोन रख दिया। अब फिर से पहले की तरह रोज फ़ोन पर उन दोनों की बातें होने लगी। बातों का सिलसिला अब घर परिवार और व्यक्तिगत पसंद नापसंद से आगे बढ़ने लगा। हालांकि अब उनकी शादी को सिर्फ 4 महीने ही बाकी रह गए थे, पर भोली भाली राधिका अपने लाज शर्म के पर्दे को यूं हटाकर इस तरह की बातें करने में खुद को बेहद असहज पाती थी। वहीं दूसरी ओर सौरभ अब हर बार बस यही बातें करना चाहता था। सौरभ ने राधिका से बातों ही बातों में पहले तो उसके शरीर की नाप तौल के बारे में पूछा, जैसे कि उसका वजन, उसकी लंबाई और फिर उसके इत्यादि। फिर वो उससे कुछ ऐसी अमर्यादित बातें करने लगा जिन्हें कि शादी से पहले करने में राधिका बिल्कुल भी सहज नहीं थी। ये उसका रोज का नियम हो गया था। अब सौरभ हर वक्त यही बातें राधिका से करना चाहता था। वो अब उसकी मर्जी के खिलाफ उसे देर रात में फ़ोन करने लगा। राधिका ये बात चाहकर भी अपनी माँ को नहीं बता पा रही थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे और अपनी इस समस्या का समाधान कैसे निकाले। फिर उसने इस बारे में अपनी शादीशुदा बड़ी बहन से बात करने का फैसला किया। राधिका ने जब अपनी बड़ी बहन अनुपमा से फ़ोन पर बात की तो वो इधर उधर की बातें करने के बाद उससे सौरभ के बारे में बात करते हुए हिचकिचाने लगी और न जाने कैसे उसकी बहन अनुपमा ने उसकी हिचकिचाहट को भांप लिया। और फिर जब अनुपमा के सीधे सीधे पूछने पर राधिका ने उसे सौरभ की हरकतों के बारे में बताया तो अनुपमा ने इसे सामान्य बात कहते हुए हंसकर टाल दिया और सौरभ को हर हाल में खुश रखने की हिदायत देकर फ़ोन रख दिया। अब राधिका के पास सौरभ की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। धीरे धीरे राधिका को ये भी समझ में आने लगा कि सौरभ को उससे ज़्यादा दिलचस्पी उसके शरीर में है। वो राधिका से या तो अपने परिवार के विषय में बात करता, उनकी बड़ाई करता रहता या फिर राधिका से उल्टी सीधी बातें करता। बस शादी की तारीख भी आ गई। राधिका शादी का नया जोड़ा पहनकर, अपनी आंखों में नई जिंदगी के नए नए सपने सजाकर, अपने मायके को पीछे छोड़ सौरभ के भरोसे उसके संग आगे बढ़ गई। राधिका की शादी ने उसके पापा को बहुत अंदर तक तोड़ दिया। वो अब बहुत बीमार रहने लगे। राधिका अपने मायके के काफ़ी नज़दीक ससुराल होने के बावजूद अपने पापा से मिलने नहीं आ पाती, क्योंकि वो जब भी अपने मायके आने के लिए अपने सास ससुर या अपने पति सौरभ से कहती तो वो लोग हमेशा कोई न कोई बहाना बना देते। राधिका की शादी को अब 4 महीने बीत चुके थे और इन 4 महीनों में वो एक बार भी पग फेरे की रस्म के अलावा अपने ससुराल से बाहर नहीं गई। पग फेरे में भी सौरभ के साथ बस 2 घंटे के लिए ही अपने मायके गई थी। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्यों का बर्ताव राधिका को तीखा अनुभव देने लगा। कभी सास की ज्यादतियाँ तो कभी ससुर जी के तानों से आहत होती हुई राधिका की जेठानी उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया करती थी। उसके जेठ दुबई में रहते थे, इसीलिए राधिका के पति का ज़्यादातर समय अपनी भाभी के पास ही गुजरता था। राधिका की जिंदगी फिर एक ऐसे भी मोड़ से गुजरी जिसका अंदाजा राधिका ने कभी सपने में भी नहीं लगाया था। एक रात जब राधिका अपने ससुर जी के कमरे में उन्हें दूध का ग्लास देकर वापस लौटने लगी तो राधिका के ससुर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने की कोशिश की, जिस पर राधिका चीख कर वहां से उल्टे पांव भाग आई और फिर उसने ये बात जाकर अपने पति सौरभ से कहनी चाहिए। मगर इससे पहले कि वो सौरभ को इस वाक्य के बारे में कुछ बता पाती, उससे पहले ही राधिका की सास ने बहुत जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर सौरभ ने राधिका की एक भी न सुनते हुए उसे छोड़कर तुरंत अपनी माँ के कमरे का रुख किया। राधिका की बात पर विश्वास तो करना दूर, बल्कि सौरभ ने उसकी कोई बात सुनी ही नहीं और एक जोर का थप्पड़ मारने के बाद सौरभ ने राधिका को धक्का देते हुए उस पर लात घूंसों की बरसात कर दी। राधिका रोती रही और अपनी बात कहने की कोशिश करती रही, पर उसकी बात वहां मौजूद किसी शख्स ने भी नहीं सुनी।
घर के सब लोग सोने चले गए, बस राधिका अकेली ही आंगन में बैठी रह गई। वो सारी रात ठंड में ठिठुरती रही, पर किसी ने भी उससे कमरे में चलने या सोने के लिए नहीं कहा। फिर अचानक से जाड़े की हाड़ कपा देने वाली बारिश भी शुरू हो गई, पर इतने पर भी राधिका के ससुराल वालों में से किसी का भी दिल नहीं पसीजा, और इस तरह राधिका ने सारी रात ठंड के कहर को झेलते हुए सिसकियों के बीच काटती। मगर सुबह होते होते उसने एक दृढ़ निश्चय जरूर कर लिया था। सुबह राधिका ने अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक किया और वो किसी से भी बिना कुछ बोले दरवाजे की ओर तेज कदमों से बढ़ने लगी। मगर तभी उसके कानों में फ़ोन की घंटी सुनाई पड़ी, जिससे उसके दिल को जोरों से धड़का दिया। घर के सन्नाटे को चीरती हुई इस आवाज़ पर सबसे पहली हरकत सौरभ की हुई। फ़ोन सुनते ही उसने राधिका को पुकारा, पर राधिका उसे बिना कोई उत्तर दिए यंत्रवत सी आगे बढ़ती जा रही थी। तभी सौरभ ने कहा, राधिका तुम्हारे पापा। इतना सुनते ही राधिका झटके से पीछे मुड़ी और उसने फ़ोन सौरभ के हाथ से झपट कर लेते हुए उसका चोगा अपने कान पर रख लिया। दूसरी तरफ से अपनी मम्मी की कही हुई बात सुनकर राधिका जोर जोर से रोने लगी और फिर अगले कुछ ही मिनटों में राधिका अस्पताल में थी, जहां उसके पापा को हार्ट अटैक की शिकायत के चलते भर्ती कराया गया था। राधिका अपनी मां को संभाल रही थी, जबकि उसकी खुद की हालत उस वक्त बहुत खराब थी। और फिर कुछ घंटों बाद जब डॉक्टर ने आईसीयू वार्ड से बाहर आकर विनोद बाबू की हालत को नियंत्रित बताया और कहा कि अब घबराने की कोई बात नहीं, तब जाकर कहीं माँ बेटी की जान में जान आई। अगले 2 दिन बाद अस्पताल में रहने के बाद राधिका के पापा को छुट्टी मिल गई। राधिका के कुछ दिन अपने मायके में रहने की इजाज़त राधिका की मम्मी ने उसके ससुराल वालों से बात करके ले ली थी। जब वो लोग उससे मिलने अस्पताल आए थे, राधिका कुछ दिन अपने मायके में रहकर वापस अपने ससुराल आ गई। इस बीच ना तो उसकी मम्मी ही अपनी विषम परिस्थितियों के चलते राधिका की मनोदशा भाप पाई और ना ही राधिका अपनी उलझनों के बारे में स्वयं ही उनसे कुछ कह पाई। मजबूर राधिका एक बार फिर से ना चाहते हुए भी अपने ससुराल आ चुकी थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, क्योंकि कहते हैं ना कि दुख भरा और उलझनों से भरा समय बड़ी ही धीमी चाल से खिसकता है। राधिका और सौरभ के बीच का रिश्ता अब सिर्फ जिस्मानी रह गया था। वैसे भी इस रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव तो बस राधिका की तरफ से ही था, जो कि अब बचे रहने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं था। फिर सुहागिनों का सबसे बड़ा व्रत एवं त्योहार आया, करवा चौथ। राधिका ने पूरे मन से ये व्रत किया। शायद वो अपने मायके की परिस्थितियों के चलते अपने और सौरभ के रिश्ते को एक और मौका देना चाहती थी। उसने पूरा काम किया, खाना बनाया, व्रत किया और फिर वो दुल्हन की तरह सज संवर कर तैयार हुई। पूजा का समय हो गया। राधिका छत पर चांद देखने के लिए अपनी सास के साथ खड़ी थी। सब सौरभ का इंतजार कर रहे थे और फिर चांद भी निकल आया, पर सौरभ ऊपर छत पर नहीं आया। तो राधिका की सास ने राधिका को नीचे सौरभ को बुलाने के लिए भेज दिया। राधिका नीचे पहुंच गई और जब सौरभ उसे ड्राइंग रूम में दिखाई नहीं दिया, तो पहले तो उसने ड्राइंग रूम में चलता हुआ टीवी बंद किया और फिर वो सौरभ को घर के बाकी कमरों और कोनों में ढूंढने लगी, मगर सौरभ उसे कहीं नहीं मिला। फिर राधिका को ख्याल आया कि उसने अपनी ननद के कमरे में तो देखा ही नहीं। शायद वो आज के दिन अपनी बहन के साथ कुछ समय बिता रहे हों। ये सोचकर मुस्कुराती हुई और अपने पति सौरभ के प्रति इज्जत व सम्मान की भावनाएं लिए हुए तेज कदमों से अपनी ननद के कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे का दरवाज़ा शायद अंदर से बंद था। यही सोचकर राधिका दरवाज़ा खटखटा देती है, लेकिन सौरभ वहाँ पर नहीं थे, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से वापस चली जाती है। अब सिर्फ राधिका की जेठानी का कमरा रह गया था। वो वहाँ पर देखने के लिए गई कि तभी उसे कमरे के अंदर से कुछ अजीब आवाज़ें आती हुई सुनाई पड़ी, जिसके बाद उसने दरवाजे को एक जोर का धक्का मारा, जिससे दरवाज़ा एक बार में ही खुल गया। और फिर जो राधिका ने देखा, उस पर यकीन करना स्वयं राधिका के लिए भी असंभव ही था। डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठी हुई राधिका का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया और उसकी आंखों में झरझर करके आंसू बहने लगे।
जिसे देखकर नायरा बोल पड़ी, मौसी रो रही हैं, मम्मी देखिए ना। रोते रोते राधिका की हिचकियां बंद गईं। वो बस रोए ही जा रही थी कि तभी राधिका को उसकी दीदी ने झिझोड़कर उसके अतीत की काली घनी और घिनौनी परछाइयों से बाहर निकाला। क्या हुआ राधिका, तू इतना क्यों रो रही है? क्या नायरा की विदाई के बारे में सोच कर रो रही है? क्या हुआ तुझे अचानक से? बोलना राधिका, बोल। राधिका की दीदी ने उसे पकड़ते हुए कहा, या फिर हमसे कोई गलती हो गई है साली साहिबा? राधिका के जीजाजी ने कहा, गलती नहीं दामाद जी, बहुत बड़ी गलती, या फिर गुनाह भी कहें तो ज़्यादा नहीं होगा। कमरे में कदम रखते हुए राधिका की माँ ने कहा, नानी आप यहाँ अचानक कैसे? नायरा ने अपनी नानी के हाथ से बैग लेते हुए पूछा। मम्मी, आप राधिका की बड़ी बहन समेत सभी अनुराधा जी को वहाँ अचानक देखकर चौंक पड़े। अरे मम्मी, हम भी तो नायरा के भले के लिए ही सोचेंगे ना, अनुपमा ने कहा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, और हमारे समाज में बेटी के सबसे भले की बात उसका विवाह ही होता है ना। क्यों अनुपमा, मैंने सही कहा ना? राधिका की मम्मी ने अपनी बड़ी बेटी और दामाद को घूर कर देखते हुए कहा। मम्मी, लगता है कि आप अपना समय भूल गईं। आपने भी तो हम बहनों की शादियों को हर चीज़ से अधिक वरीयता दी थी। राधिका की बड़ी बहन अनुपमा ने कहा। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, मगर तुम जरूर भूल गई हो राधिका का अतीत। हम माता पिता अपने लड़कों को तो खूब पढ़ाते लिखाते हैं और उनके प्रति ये सोच रखते हैं कि हम उनकी नौकरी लगने पर ही उनका विवाह करेंगे। पर मैं पूछती हूँ कि आखिर हम यही सोच अपनी लड़कियों के लिए भी क्यों नहीं रखते? अनुराधा जी का स्वर अब बहुत ऊंचा हो चुका था। राधिका ने अपनी जगह से उठकर उन्हें रोकना चाहा, पर उन्होंने उसे अपने हाथ से चुप रहकर अपनी जगह बैठने का इशारा किया। राधिका की माँ ने एक बार फिर से बोलना शुरू किया। काश कि उस समय राधिका ने उस नीच लड़के सौरभ की बातें अनुपमा तुझे ना बताकर मुझे बताई होती, तो शायद मैं उस शराफत के नकली चोले के पीछे की सच्चाई जान पाती और अपनी बेटी की जिंदगी खराब होने से बचा पाती। अरे अपनी सगी भाभी के साथ नाजायज संबंध रखने वाला वो पापी, छी। सोचते हुए भी घिन आती है कि कोई कैसे इतना गिर सकता है। और मेरी इस निर्दोष बच्ची ने उस राक्षस का सच जानने के बावजूद उसके साथ 4 साल बिता दिए। अरे वो तो इनके स्वर्गवास पर बेसुध होने पर रोते रोते ये सच्चाई उसके मुंह से निकल गई, वरना ये लड़की तो अपने पापा की बीमारी की मजबूरी के बोझ तले दबकर और घुटकर अपनी पूरी जिंदगी ही उस दलदल में काट देती। कहते कहते अनुराधा जी फपक पड़ी और उन्होंने राधिका को अपने सीने से लगा लिया। फिर नायरा भी अपनी नानी के गले से लगकर रो पड़ी। कमरे में कुछ देर के लिए सिर्फ खामोशी का साम्राज्य व्याप्त हो गया और फिर उस खामोशी को तोड़ते हुए एक बार पुनः अनुराधा जी ने बोलना शुरू किया। देखो अनुपमा, स्वयं गलती करके सीखने से अच्छा है कि हम दूसरों की गलतियों से सीख लें। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मम्मी। न जाने मेरी आंखों पर कौन सी पट्टी बन गई थी कि मैं अपने सामने राधिका को देखकर भी अनदेखा कर रही थी और मैं उसके समझाने पर भी समझना नहीं चाह रही थी। राधिका की बड़ी बहन अनुपमा ने कहा। अभी भी कोई देर नहीं हुई है दीदी, मेरी ना सही, चलो आपको मम्मी की बात तो समझ में आई, राधिका ने कहा। बिल्कुल ठीक कह रही है राधिका, और मुझे भी अब मम्मी जी की बात पूरी तरह से समझ आ चुकी है। हम बेटी के ब्याह को उसका भविष्य समझने की बहुत बड़ी भूल करते हैं और फिर अगर उसका ससुराल अच्छा मिल जाए तो खुद पर फक्र करते हैं, और यदि यही ससुराल ना मिले तो बेटी की किस्मत को कोसते हैं। इस तरह से न जाने कितनी योग्य लड़कियां योग्यता प्राप्त करते करते रह जाती हैं। अरे क्यों नहीं हम अपने लड़कों की तरह लड़कियों के लिए भी पहली प्राथमिकता उनका उनके पैरों पर खड़ा होना ही रखे, ताकि भविष्य में कोई समस्या आने पर उन्हें किसी से बेवजह प्रताड़ित ना होना पड़े, बल्कि वो अपना फैसला लेने के लिए सक्षम हो। राधिका के जीजाजी ने कहा। जी बिल्कुल, ये शादी ब्याह बस हमारी बेटियों के जीवन का एक हिस्सा मात्र है, न कि उनका सारा जीवन, और ये बात हमें समझनी होगी। अपने लिए, अपनी बेटी के भले के लिए नहीं मम्मा, असली भले के लिए।
नायरा ने मुस्कुराकर कहा। अब वहाँ मौजूद हर एक शख्स के चेहरे पर मुस्कान थी और राधिका के चेहरे पर असीम संतोष। 4 साल बाद, हेलो मौसी, मेरा प्रमोशन हो गया और मेरी सैलरी भी अब 2 गुनी हो गई। खिलखिलाते हुए नायरा ने कहा, बहुत बहुत बधाई हो मेरी गुड़िया। और हाँ, इसी बात में पार्टी तो बनती है। हंसकर गुनगुनाती हुई राधिका ने फ़ोन पर नायरा से कहा। पार्टी नहीं राधिका, डबल पार्टी। नायरा के पीछे से फ़ोन पर अनुपमा ने कहा। मतलब ये कि हमारी नायरा को फाइनली एक लड़के की तस्वीर पसंद आ गई और आज शाम लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं। राधिका, तुझे कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना? अनुपमा ने चिल्लाकर पूछा। नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं। अगर नायरा राजी है तो फिर। क्यों नायरा? राधिका ने नायरा से पूछा। शर्मा कर नायरा अपने कमरे में भाग गई और ये फ़ोन मुझे पकड़ा गई। हंसकर अनुपमा ने राधिका से कहा, शाम को लड़के वाले देखने नायरा को आ जाते हैं। उन्हें नायरा बहुत पसंद आई और फिर 1 महीने के बाद नायरा की शादी हो जाती है। और आज नायरा अपने ससुराल में बहुत खुश है। बेटी के ससुराल में खुश होने की वजह से अनुपमा और राधिका दोनों ही बहुत खुश हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।